हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में, ठीक ना। तो हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो की फीचर्स है वो तो हमारा कुछ बहुत देर के बाद यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किस प्रकार का हम लोगों को समस्या आया है ना, किस प्रकार से पहले भारत में सिस्टम था। इस प्रकार के चीज़ों को हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसके की फीचर्स के बारे में, यानी कि इसके विशेषता के बारे में। तो इसके विशेषता के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को जान लेने चाहिए, है ना। चलिए जानते हैं क्या है। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule। देखिए, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का बहुत लंबे समय तक राज रहा है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग लगभग 200 साल राज किया है। कितना साल? 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया है, यानी कि 200 साल तक भारत में उसका कंट्रोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो भी यहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था ना, तो वो अपने मर्जी से यहाँ पे नियम कानून बनाते थे और लोगों को मनवाते भी थे कि देखो ये नियम कानून बना है, ये तुमको मानना पड़ेगा, यदि नहीं माने तो तुमको मारपीट भी मिल सकती है, तुमको सज़ा भी मिल सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। तो अंग्रेज़ यहाँ पे जब अपना रूल कर रहे थे, जब वो अपना यहाँ पे शासन चला रहे थे, तो उनके मन में जो आता था वो करते थे, है ना। हम लोगों का तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो हमारा भी जो मूवमेंट था, जो हमारा भी जो आवाज़ उठाने का सिलसिला था, वो भी कम नहीं था। वो लोग नियम कानून बनाते थे, हम लोग उसका प्रोटेस्ट करते थे। नहीं, ये नियम नहीं, ये नियम कानून नहीं होना चाहिए। हम लोग बार बार अंग्रेज़ मुर्दाबाद, अंग्रेज़ मुर्दाबाद, अंग्रेज़ मुर्दाबाद, इस प्रकार का भी हम लोग नारा उस समय पे लगाते थे। तो अंग्रेज़ यहाँ पे उसका 200 साल रहा है, वो जो चाहते थे वो अपना नियम कानून यहाँ पे लगाते थे, लेकिन हम लोगों ने उसका बार बार क्या किया, अपोज किया, यानी कि कभी भी हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि हम लोग बार बार उनके खिलाफ नारा लगाते थे कि यहाँ से निकलो तुम लोग, तुम्हारा ये कंट्री नहीं है। बिल्कुल उनका कंट्री नहीं था, वो तो यहाँ पे राज करने के लिए आ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स। और ब्रिटिश जब यहाँ पे राज कर रहे थे ना, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज था, तो वो लोग जबरन हम लोगों से नियम कानून को पालन करवाते थे। जैसे वो कि कोई नियम कानून मान लीजिए बनाए, है ना, हम लोग उसको नहीं मानते थे, तो वो लोग जबरन मनवाते थे। नहीं मानते थे ना हम लोग, तो हम लोगों को मारते पीटते भी थे वो लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडियंस वांटेड दैट इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। अब देखिए, इंडिया के लोग उस समय पे चाहते थे, हालांकि यहाँ पे तो अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, है ना, वो जो चाहते थे वो अपना करते थे, लेकिन इंडिया के लोग उस समय पे चाहते थे कि यार इंडिया में ना डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हर एक किसी को जीने का अधिकार होना चाहिए, है ना, अपने लीडर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे था नहीं ये चीज़, लेकिन इंडियन लोग चाह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और वो लोग ये भी चाहते थे कि शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि हम लोग भी अपना गवर्नमेंट बना सके। इस प्रकार का इच्छा हम लोगों का उस समय पे था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि अंग्रेज़ों का इंडिया में 200 साल लगभग राज रहा है। वो जो चाहते थे अपना नियम कानून वो यहाँ पे लगवाते थे अपना, और हम लोगों से जबरन मार पीट के उसको कहते थे कि पालन करो पालन करो, है ना। लेकिन हम लोगों का शुरू से इच्छा था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, है ना, हम लोग अपने मर्जी से जिए, जो करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं फिर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट रिटन बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who became member of the Constituent Assembly in 1946। तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये किसी एक इंसान ने नहीं लिखा है। हाँ, एक इंसान का यहाँ पे बार बार जिक्र होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि यही इंसान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे इंसान थे जो कि जब हमारा संविधान बन रहा था, यानी कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसको ये लीड कर रहे थे, यानी कि उसके निगरानी में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान जो है ना, बनाने में किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, वो बहुत सारे इंसान का हाथ है। लगभग 300 आदमी का यहाँ पे हाथ था, और इन 300 आदमी को हम लोग एक साथ कह दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
क्या कह दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है ना कि ऐसे लोग जो कि हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, हम लोगों ने उनको चुना है और वो जाके संविधान को बना रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो किसी एक इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो लगभग 300 इंसान के द्वारा लिखा गया है। हर एक किसी ने अपना 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 आइडिया दिया है, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना। और इन 300 आदमी को हम लोग किसके मेंबर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो कि हमारे द्वारा चुने गए हैं, हमने उनको वोट दिया है तो वो जीत गए हैं और जाके ये हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कहलाए थे, 1946 में। 1946 में हम लोगों ने इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर में रखा था, ठीक है। और वो 300 आदमी थे जिन्होंने कि भारत के संविधान को लिखने में अपना योगदान दिया। और इन 300 आदमी का जो लीडर था, जो लीड कर रहा था सभी को, वो था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम लोग कहते हैं उसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दे मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 300 लोग आदमी जो है ना, समय समय पे आपस में मिलते रहते थे और आपस में डिस्कस करते रहते थे कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान में किस प्रकार के नियम कानून होने चाहिए। तो ये लोग बार बार डिस्कस भी करते रहते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। These members of the Constituent Assembly had a huge task. The country was made up of different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had different cultures. तो जो ये लोग 600 जो लोग थे ना, ये लोग जब आपस में मिलके संविधान को लिख रहे थे तो इनके सामने बहुत प्रकार का समस्या आया। समस्या इस प्रकार का आया कि ये लोग संविधान लिख रहे थे और वो संविधान पूरे भारत पे लागू होता, लेकिन भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, है ना, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। उसके साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग थे। कोई भोजपुरी बोलता था, कोई हिंदी बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई उर्दू बोलता था, कोई पंजाबी बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई तमिल बोलता था, कोई बंगाली बोलता था। यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग फेस्टिवल को वो लोग मनाते थे। तो इनके सामने ये समस्या आया कि ऐसा कैसे बनाया जाए संविधान, किस प्रकार का संविधान बनाया जाए कि हर एक प्रकार के लोगों के लिए लागू हो जाए और हर एक प्रकार के लोग उसको हंसी खुशी उसको मान ले, है ना। किस प्रकार के नियम कानून को यहाँ पे बनाया जाए, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं फिर आगे। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री into India and Pakistan, some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people. अब देखिए, जब हमारा संविधान बन ही रहा था तो उसी समय के बीच में भारत और पाकिस्तान भी अलग हो गया। एक तो ऊपर से ये समस्या था ही कि किस प्रकार से संविधान को लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग नियम कानून बनाया जाए या सभी के लिए एक नियम कानून बनाया जाए, ये भी एक समस्या था। जब ये समस्या चल ही रहा था, इस पर बात हो ही रहा था अभी, तो फटाक से यहाँ पे ना इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसमें भी हमारा बहुत प्रकार का समस्या आ गया हमारे सामने, है ना। इससे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा अलग, देखिए प्रिंसली स्टेट का मतलब है ना ऐसे स्टेट जिस पे कि अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज वहाँ पे राज करते थे। तो हम लोग उस समय पे ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा स्टेट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा स्टेट हमारा इंडिया में रहेगा। तो ये भी हमारे सामने एक समस्या था, है ना। ये भी हमारे पास एक क्या था, एक समस्या ही तो था। तो इस प्रकार से हम लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि इंडिया में कितने लोग रहेंगे, पाकिस्तान में कितने लोग रहेंगे, है ना, कौन सा स्टेट हमारा इंडिया में आएगा, कौन सा स्टेट हमारा पाकिस्तान में जाएगा। और ये भी हमारे सामने एक समस्या था कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो किनको कहाँ पे रखा जाए, है ना। तो ये सारा समस्या हमारे सामने आ रहा था तब जब हमारे लोग, हमारे लीडर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तब, ठीक ना। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज इशूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये लोग 300 लोग मिल के आपस में जब संविधान को बना रहे थे
तब ये सारे समस्याओं को उन लोगों ने नज़र में रखा और तब जाके बिल्कुल एक संविधान बनाया, और वो संविधान इतना सटीक था, इतना लाभदायक था कि आज पूरा इंडिया उसको फॉलो करता है। पूरा इंडिया में यदि आज सुख शांति का माहौल आपको देखने को मिलता है तो वो केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, ठीक ना। तो इतने सारे समस्याओं से गुजरना पड़ा तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ इसमें खास बात है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और यदि कोई कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।